हेलो स्टूडेंट, साइंस स्टडी केयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ स्वतंत्र भारत की राजनीति पॉलिटिकल साइंस भाग 2, उसका अध्याय 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जिसका अंक भार है 5। अभी ब्लूप्रिंट अवेलेबल नहीं हुआ है, बाद में आपको बता दिया जाएगा कि इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है क्षेत्र और राष्ट्र। इसमें सबसे पहले जो बात हमें बताई गई है वो ये कह रहा है कि 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग का दशक कहा जाता है। यानी 1980 का जो दशक था उसमें अलगाववाद, स्वायत्तता, क्षेत्रवाद की मांग उठी और इन 10 सालों में देश के कई हिस्सों में स्वायत्तता की मांग उठी। इन 10 सालों में काफी स्वायत्तता की मांग उठी और कई बार संवैधानिक हदों को पार किया गया। यानी कई बार ऐसी कंडीशन आ गई कि जो संविधान के अपने कानून कायदे हैं उनको ताक में रखा गया। लोगों ने अपनी मांग के पक्ष में हथियार तक उठाए, यानी लड़ाई झगड़े तक आतारू हो गए लोग। इन संघर्षों को विराम लगाने के लिए सरकार ने बातचीत का तरीका अपनाया, बातचीत का रास्ता अपनाया और ये प्रयास ये किया गया कि विवाद के मुद्दे को संविधान के दायरे में रहकर हल किया जाए। या समझौते तक पहुंचने के लिए कई कठिनाइयां आई और कई बार हिंसा का सामना करना पड़ा। जैसे कश्मीर का जो मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा है, नागालैंड का मुद्दा है, इनमें हमें कई बार हिंसा का सामना करना पड़ा। इसके बाद में कि भारत सरकार का जो नजरिया है वो किस तरीका का है क्षेत्रीय आकांक्षाओं व स्वायत्तता के प्रति, तो भारत का नजरिया बहुत ही अच्छा है, यूरोप की तरह नहीं है। यूरोप में अलगाववाद, क्षेत्रवाद, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को एक खतरा समझा जाता है। जैसे स्कॉटलैंड है, स्पेन है, वहां पर ऐसे देखने को मिलता है। लेकिन भारत का नजरिया इसके काफी अनुकूल है और भारत जैसे लोकतंत्र देश में, यानी क्षेत्रीय जो आकांक्षाएं हैं उनको एक अच्छी बात समझता है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर विविधताएं बहुत है। यानी यहाँ पर अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग नस्ल के लोग रहते हैं और अलग अलग उन लोगों की रीति रिवाज हैं और अलग अलग उनकी प्रथाएं हैं, अलग अलग उनका नजरिया है। फिर भी भारत विविधता में एकता को समाये हुए देश है। यानी भारत एक ऐसा देश है जो एक तरीके से हम बगीचे की तुलना कर सकते हैं, जिसमें रंग बिरंगे फूल होते हैं कि उसके अंदर अलग अलग तरीके के फूल होते हैं। वैसे ही भारत में अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग जाति के लोग, अलग रंग रूप के लोग, अलग संस्कृति को मानने वाले, अलग भाषाएं, रीति रिवाज और प्रथाओं को मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में अलगाववाद का अर्थ होता है अलग देश की मांग करना। क्षेत्रवाद यानी और क्षेत्र हैं वो जो है बाढ़ में अपना विकास होना चाहिए। क्षेत्रीय आकांक्षाएं उठना लाजमी है। यानी इतने बड़े विविधता वाले देश के अंदर अलगाववाद है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, क्षेत्रवाद है, ऐसी मांग उठना लाजमी है। सरकार ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सम्मान दिया। यानी भारत सरकार का नजरिया है वो काफी अच्छा है। यानी जो भी क्षेत्रीय आकांक्षाएं उठती हैं उनका भारत सरकार सम्मान करती है। क्षेत्रीयता और क्षेत्रवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जाता है। यहाँ पर क्षेत्रीयता और जो क्षेत्रवाद है
उसको बातचीत के जरिए सुलझाया जाता है। भारत में इतनी विविधता होने के बावजूद भी राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर है अभी भी। राष्ट्रवाद जनता के बीच एकता बनाए रखती है, यानी राष्ट्रवाद है वो जनता के बीच में एकता बनाए रखने का काम करती है। यूरोप में सांस्कृतिक विविधता को राष्ट्र के लिए खतरे के रूप में देखा जा सकता है, यानी भारत में ऐसा नहीं है। यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवाद है, सॉरी, सांस्कृतिक विविधता है, उसको राष्ट्र के लिए खतरा के रूप में देखा जाता है। लेकिन भारत सरकार का नजरिया कुछ अलग है। यहाँ पर क्षेत्रीय जो आकांक्षाएं हैं और जो क्षेत्रवाद है, अलगाववाद है, इनको भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, विश्व का सबसे बड़ा। तो यहाँ पर उनको सम्मान दिया जाता है, उनको बातचीत के जरिए सुलझाया जाता है। देखो, इससे पहले हमने दो बिंदु पढ़ लिया, क्षेत्र और राष्ट्र और तनाव के उस भारत सरकार का नजरिया। इसके बाद में तनाव के दायरे, यानी क्षेत्रीय आकांक्षाएं, क्षेत्रवाद और जो अलगाववाद है, उसमें तनाव के क्या दायरे रहे। ये देखो, भारत जब आजाद हुआ तो उसके सामने ये समस्या मुख्य रूप से थी विस्थापन, विभाजन और देशी रियासतों की समस्या और राज्यों के पुनर्गठन की समस्या। यानी जैसे ही 14 अगस्त और 15 अगस्त मध्य रात्रि को भारत आजाद हुआ तो लोगों के सामने ये दिक्कत आ रही थी लोगों को कि हमें किस तरफ जाना है, भारत में शामिल होना है या पाकिस्तान में शामिल होना है। तो विस्थापन की समस्या आ गई थी और विभाजन की भी एक मोटी समस्या थी। उसके बाद में आज़ादी के बाद में सबसे मोटी समस्या थी कि हमारा पूरा भारत 565 रियासतों में बंटा हुआ था और कुछ ब्रिटिश शासित प्रदेश थे, तो उनके एकीकरण की समस्या थी। इसी प्रकार से राज्यों के पुनर्गठन की समस्या थी। जो राज्यों का पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, उसने राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर करें, ये उनके सामने मोटी समस्या थी। या देशी और विदेशी पर्यवेक्षक ये मानते थे कि भारत है वो लंबे समय तक एक राष्ट्र के रूप में नहीं रह सकता, और ये जब अब 70 सालों तक भारत एक राष्ट्र के रूप में बना तो शायद उन पर्यवेक्षकों को जो विदेशी थे या देशी थे उनके गाल पर एक तमाचा है। उसके बाद सबसे मोटी समस्या ये आई कि जम्मू कश्मीर का मामला है वो 47-48 में शुरू हो गया। तो लोगों को ये ऐसा लग रहा था कि भारत लंबे समय तक राष्ट्र के रूप में नहीं रह पाएगा, कि ये जम्मू कश्मीर का मामला था ना, वो भारत पाक का मामला ही नहीं, वहाँ के लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षा भी थी। और वहाँ एक 3 गुट बन गए थे। एक गुट ऐसा था वो चाहता था कि हम किस में शामिल हो जाएं, पाकिस्तान में शामिल। यानी एक गुट ऐसा था कि हम भारत में शामिल हो जाएं लेकिन हमें कुछ विशेष अधिकार दिए जाएं। और एक गुट ऐसा था जो अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था। तो 3 कंडीशन यहाँ बनती हैं कि ये भारत पाक की बीच की समस्या ही नहीं था, वहाँ की क्षेत्रीय लोगों की जो आकांक्षाएं थी वो भी थी। वहाँ का एक गुट अलगाववाद की मांग कर रहा था, अलग देश की मांग कर रहा था। पूर्वोत्तर के राज्यों का भारत के अंग न होने पर असहमति। कुछ राज्य ऐसे थे जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, वो ये कह रहे थे कि हम तो पहले ब्रिटिश सरकार के अधीन ही नहीं थे, इसलिए हम तो भारत संघ में शामिल नहीं होंगे, हम तो अलग ही हैं पहले से ही। तो ये भी एक मोटी समस्या थी। इसके बाद में दक्षिण भारत के अंदर एक द्रविड़ आंदोलन चला। वो भी उसमें ये था कि जो अपना देश है वो उत्तर भारत की ओर ज्यादा ध्यान दे रहा था, उत्तर के जो स्टेट थे उस पर ज्यादा फोकस कर रहा था, और दक्षिण है ना उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। तो द्रविड़ आंदोलन इसी उपलक्ष्य में हुआ था कि जो देश अपनी सरकार है राष्ट्र की, वो दक्षिण की ओर ध्यान नहीं दे रही है, यानी दक्षिण का विकास कम कर रही है, उत्तर का विकास ज्यादा कर रही है। इसके बाद में राज्यों का पुनर्गठन की बात करें तो इसके अंदर आता है कि सबसे पहले 1953 में तमिलनाडु है वो, सॉरी, आंध्र प्रदेश है प्रदेश 1953 में
भाषा के आधार पर बनने वाला पहले राज्य बना। उसके बाद में 1966 की बात करें तो 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, यानी पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश बना। ऐसे ही बम्बई से बात करें तो बम्बई से गुजरात और महाराष्ट्र बना। गुजरात और महाराष्ट्र बना। ऐसे ही अपन बात करें 2000 की तो यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, नहीं सॉरी उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2002 में। ये 29वां राज्य तेलंगाना, ये भी भाषा के आधार पर ही बना। ये मोटी समस्या थी यहाँ पर। इसके बाद में अपन बात करें तमिलनाडु में एक आंदोलन हुआ। तमिलनाडु के लोग कह रहे थे कि भैया जो तमिल भाषा है उसको राजभाषा बनाओ, न कि जो हिंदी है उस हिंदी को राजभाषा का विरोध कर रहे थे ये, और कह रहे थे कि तमिल है ना उसको क्या बनाओ, राजभाषा बनाओ। तो तनाव के ये दायरे क्षेत्रीय आकांक्षाओं में रहे। क्षेत्रीय आकांक्षाओं में अगला बिंदु है जम्मू और कश्मीर। देखो, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से जम्मू कश्मीर को 3 भागों में विभक्त किया गया। एक जम्मू जहां हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है ये, और छोटी पहाड़ियां हैं, है ना, और पठारी मैदानी भाग भी है। जम्मू में छोटी पहाड़ियां और मैदानी भाग है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। कश्मीर ये घाटी है, यहाँ मुस्लिम अधिक हैं, इसके अलावा हिंदू और सिख भी यहाँ रहते हैं। लद्दाख, यहाँ बौद्ध और मुस्लिम बराबर संख्या में निवास करते हैं। यहाँ पर सबसे मोटी बात थी कश्मीर का जो मुद्दा था उसकी थी। तो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जम्मू और कश्मीर को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 है, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद में है कश्मीर की समस्या। तो अपन बात करें कश्मीर की समस्या, तो कश्मीर आजादी से पहले एक रियासत हुआ करता था, रियासत, और ऐसी रियासत जिसकी जनसंख्या मुस्लिम और राजा हिंदू, हरि सिंह, यानी राजा था वो हिंदू था, हरि सिंह, और जनसंख्या वहां की ज्यादातर क्या थी? मुस्लिम थी। तो यहाँ पर पाकिस्तान, जैसे ही 1947 में भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान ने ये सोचा कि यहाँ की जो मुस्लिम जनसंख्या है वो हमारा साथ देगी, इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ कश्मीर में घुसपैठ करने के कारण अब राजा हरि सिंह को ऐसे लगा कि भी ये तो गड़बड़ हो गया, पाक क्या करेगा, यहाँ पर शासन करेगा। तो हरि सिंह ने क्या किया, भारत सरकार से कहा भी आप सेना भेजो जिससे हम इस घुसपैठ से निपट सके। तो भारत सरकार ने क्या कर दी, सेना भेज दी, लेकिन ये हरि सिंह को ये प्रस्ताव दिया कि आपको भारत संघ में विलय होना पड़ेगा। और सेना ने क्या किया, वहां घुसपैठियों को भगा दिया वहां से, और हरि सिंह भारत संघ में शामिल हो गया। लेकिन उसने कहा कि भाई आप को स्टेट को एक विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा। अब हरि सिंह यहाँ से हट गया। यहाँ पर एक कोई धर्मनिरपेक्ष संगठन था कोई, उसका नाम था एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसके मुखिया थे शेख अब्दुल्ला, इसके शेख थे, मुखिया थे एनसी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ये भी याद रखना है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जम्मू कश्मीर की एक राजनीतिक पार्टी है। इससे पहले ये एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था, उसके मुखिया थे शेख अब्दुल्ला। जैसे ही हरि सिंह ने भारत संघ में विलय किया 1948 में, शेख अब्दुल्ला क्या हुए, जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए। एक आप सोच रहे होंगे कि स्टेट का
प्रधानमंत्री कैसे बन गया? तो 1965 तक जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री का पद नहीं था, वहां पर किसका पद था? प्रधानमंत्री का पद था। शेख अब्दुल्ला वहां की क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। और 370 के तहत, आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। यहां तक कि जम्मू और कश्मीर का संविधान भी अलग है, संविधान भी अलग था कि बोलेंगे अपन, क्योंकि जो धारा 370 है उसको 5 अगस्त 2019 को लैप्स कर दिया है, धारा 370 को। तो ये कहानी थी कि हरि सिंह ने भारत सरकार से वो क्या मदद मांगी, सेना भेजी, घुसपैठियों को भगा दिया गया, भारत संघ में विलय हो गया। 1948 में शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बन गए, तो वहां पर प्रधानमंत्री का पद होता था, ये भी आपको याद रखना है। 1965 तक शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू अच्छे मित्र थे, और यहाँ पर शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बने। 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, और यहाँ पर 3 कंडीशन उठती हैं यहाँ की जनता, और ये निर्णय लिया गया कि जैसे ही भारत संघ में विलय होगा तो 3 कंडीशन होगी। ये जनमत संग्रह कराया जाएगा, जनमत संग्रह, जनता से पूछा जाएगा कि भाई आप भारत संघ में शामिल होना चाहते हो या पाक में शामिल होना चाहते हो या अलग राष्ट्र। तो जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव रखा गया। धन्यवाद।